नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज हेल्थ गुरु डेडिकेटेड है विश्व भर में मनाए जाने वाले पिंक मंथ का। पिंक मंथ मनाया जा रहा है स्तन कैंसर से जुड़ी हुई तमाम तरह की दिक्कतों पर लोगों को अवेयर करने के लिए। आज भी सारे विश्व में कैंसर सबसे बड़ी व्याधियों में से एक है। इसे लेकर सबसे ज्यादा चिंता होती है और इसके तमाम उपाय क्या, कैसे आप इससे बच सकते हैं, किस किस तरह से आप इसका इलाज करा सकते हैं, ये कई सारी शंकाएं मन में होती हैं। लेकिन इससे भी पहले ये ना हो और इसके शुरुआती सिम्टम्स हम पहचान पाएं, ये जानना बेहद जरूरी है। आज ये हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ में एक बड़ा ही माहिर पैनल इस काम में जो दशकों से जुटा हुआ है वो जुड़ेंगे। उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु के। तो जैसा हमने चर्चा की, ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आज हमारे साथ में एक एक्सपर्ट पैनल है और हर एक डॉक्टर दशकों का तजुर्बा रखता है। एक ऐसी एक्सपर्ट टीम है जो एक्सपर्टाइज के लिए पूरे मध्य भारत में जानी जाती है। हमारे साथ में डॉक्टर महू राय जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी NHMI स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। साथ में डॉक्टर आशुतोष दास शर्मा जी, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका भी। मेरे साथ में डॉक्टर यशवंत कश्यप जी भी हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी। आप सभी को नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही संजीदा, गंभीर और बेहद जरूरी है। इस पूरे कार्यक्रम को आप ध्यान से देखें भी और अपने तमाम लोगों तक पहुंचाएं भी। मैं डॉक्टर महू राय से शुरुआत करता हूं। डॉक्टर राय, हमने कई दफा कैंसर को लेकर बातचीत की है, लेकिन महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, इसकी सीरियसनेस को देखते हुए WHO ने ये पूरा मंथ डेडिकेट किया है। कैसे होता है, कितनी गंभीर ये समस्या है, क्यों हम इस पर ये मंथ बना रहे हैं? देखिए, महिलाओं में अगर सबसे कॉमन कैंसर की हम बात करें तो आज वो ब्रेस्ट कैंसर है। पहले वो गर्भाशय मुख का कैंसर हुआ करता था, लेकिन लास्ट एक डिकेड में ये एक स्टैटिस्टिकल चेंज आया है कि एपिडेमियोलॉजिकल चेंज है कि ये स्तन कैंसर नंबर 1 कैंसर है महिलाओं में जो होता है। इसकी अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो हर 1 लाख महिलाओं में लगभग 14 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये इतना कॉमन है और इसीलिए WHO ने इसके अवेयरनेस के लिए अक्टूबर महीने को डेडिकेट किया है कि महिलाओं को, क्योंकि स्तन कैंसर की जांच महिला खुद कर सकती है अपने घर में बैठ के, इसीलिए ये बहुत ही सिंपल है। अपने आप में कुछ ऐसे लक्षण अगर है उसको आइडेंटिफाई करना है, जिसके बारे में हम अभी विस्तृत जानकारी देंगे आपको। ये पूरा महीना डेडिकेट किया गया है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। सबसे पहला सवाल डॉक्टर रॉय यही होता है कि कैसे आप इसको पहचानेंगे, किस तरीके से आप इसके शुरुआती सिम्टम्स को जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंसर में देर करके अपने लिए रिस्क बढ़ा लेते हैं। जी, स्तन कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं उसमें से जो पहला लक्षण है वो स्तन में गठान आना या स्तन की त्वचा में चेंजेस आना, जैसे उसको हम प्यूडी ऑरेंज बोलते हैं, यानी संतरे की स्किन में जैसे चेंजेस आ जाते हैं उस टाइप के स्तन की त्वचा में चेंजेस आते हैं। या फिर बगल में गुठली होती है, या निप्पल से कभी ब्लड डिस्चार्ज होता है, या कभी सिंपल सीरस डिस्चार्ज जो वाटरलेस कलरलेस डिस्चार्ज बोलते हैं। इस टाइप का अगर कोई भी लक्षण है तो उन महिलाओं को जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। चलिए थोड़ी थोड़ी हम इस पर जानकारियां और दर्शकों की बढ़ा दें और साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें कि आप इस पूरे पैनल से जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस एक्सपर्ट टीम से आप भी मिल सकते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम इनके टेलीफोन नंबर्स जहां ये उपलब्ध होंगे आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। आप इन टेलीफोन नंबर्स को ध्यान से नोट कर लें और कॉन्टेक्ट करके अपनी जो भी समस्या है, शंका है या जिस भी मिथ से अगर आपको लगता है डर, तो आप सीधे संपर्क करके भी इनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ डॉक्टर यशवंत कश्यप साहब हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर कश्यप, इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा मरीजों का आपके साथ भी बीतता, थोड़ा सा आप अपने हिस्से के बारे में बताएं कि आप कैसे मदद करते हैं कैंसर रोगियों की और मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है।
वैसे तो मैम ने ऑलरेडी बताया है कि कैंसर का जो केयर है वो एक टीम एफर्ट जी है, हाँ। जिसमें कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड इवन पैलेटिव केयर फिजिशियन, इन सब का रोल है। तो लगभग सारे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी की जरूरत रहती है। धीरे धीरे हमारे पास कुछ नए टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम चेक करके ऐसे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी को कुछ महीने के लिए कम कर सकते हैं। बट मेडिकल ऑन्कोलॉजी और कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी हर मरीज के इलाज में के एक अभिन्न अंग है। पहले के समय में जब ज़्यादा थेरेपी ऑप्शंस नहीं थे तो सर्जरी ही एक बैकबोन हुआ करती थी, पर अब ऐसा समय है कि सारे मरीजों को लगभग सारे मरीजों को कीमोथेरेपी या साथ में हार्मोनल थेरेपी और साथ ही साथ रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम मिलके उन सब पेशेंट्स का इलाज करते हैं। चलिए, तो NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से ये पूरी एक्सपर्ट टीम है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी भी हैं, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर साहब शर्मा जी, जिस तरीके से कैंसर पेशेंट्स को लेकर बहुत सारे डर हैं, इसमें सबसे बड़ा डर होता है कि रेडिएशन और रेडिएशन से होने वाले हार्म्स। अक्सर लोग देर करके हानि करते हैं, दूसरा इलाज के दौरान बहुत सारी सुनी सुनाई बातों की वजह से भी संभवतः उनका डर और बढ़ जाता है। क्या आप उनको कहेंगे? जी, रेडिएशन का एक फियर तो होता ही है कि रेडिएशन से या तो करंट लग जाएगा या फिर पेशेंट जल जाएगा। ये कॉमन फियर होता है जो क्लिनिक में हम भी देखते हैं कि पेशेंट आके बोलता है कहीं सर जल तो नहीं जाएगा स्किन, या फिर हमारे ये हमका रिलेटिव को रेडिएशन लगा था और उसकी डेथ हो गई थी। बट उनमें एक क्लैरिफिकेशन ये है कि ना वो करंट जैसा प्रोड्यूस करता है, ना वो स्किन को जलाता है। वो पुराने दिनों में पुरानी मशीनें होती थी, उनसे स्किन में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते थे और स्किन डार्क हो जाती थी या जलने जैसे हो जाती थी। बट आजकल लेटेस्ट मशीन से वो सब नहीं होता है। रेडिएशन लेते समय ना कोई आपको ठंडा लगता है, ना गर्म लगता है, ना कोई करंट जैसा कोई फील होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो मिथ है या गलत जानकारी है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। डॉक्टर रॉय, जैसे आपने बताया कि शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, हम देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। क्या इसमें भी वो स्टेजेस हैं? और भारत में और स्पेशली अगर हम छत्तीसगढ़ मध्य भारत की बात करें, क्या इनके पेशेंट साल दर साल बढ़ रहे हैं और इसकी कोई वजह आप पाती हैं? जी, अगर हम कैंसर के पेशेंट के नंबर्स की बात करें तो हम डेफिनेटली उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं, और उसमें दो कारण हैं। एक तो है लाइफस्टाइल चेंज की वजह से कैंसर के नंबर बढ़ रहे हैं, और दूसरा है कि हम डायग्नोज भी इसको ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू पहले के समय में जब उस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पाता था। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। लाइफस्टाइल के बारे में मैं ये बताऊंगी कि खान पान, दूसरा है एडल्टरेटेड हो गया है, काफी उसमें मिलावट काफी आ गई है। दूसरा है जो ओबेसिटी यानी महिलाओं में मोटापा दो प्रकार के कैंसर का कारक है महिलाओं में। एक तो है कि स्तन का कैंसर और दूसरा बच्चादानी का कैंसर, क्योंकि इसमें ज्यादा हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। और तीसरा है कि आजकल लाइफस्टाइल हमारी इतनी हेक्टिक हो गई है, महिलाएं ज्यादा वर्किंग हो गई है, बच्चा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग पहले के जमाने के लोग जितना टाइम तक करवा सकते थे उतना करवा नहीं पाती है महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग। नली पैरिटी ज्यादा आ रही है, बच्चे हो नहीं रहे हैं वर्क पैटर्न की वजह से। कई लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती है, कई लोग दिन में ही बहुत स्ट्रेस वाली एक शेड्यूल से वर्क करते हैं, तो नली पैरिटी आ रही है यानी बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये सारे मिला के ब्रेस्ट कैंसर के कारक होते हैं। बच्चा नहीं होना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाना, मोटापा होना, और जो अर्बन क्लास की महिलाएं है उसमें जो स्मोकिंग और अल्कोहल की जो हैबिट्स है, जो मदिरा पान करने की हैबिट है, ये सबसे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एक बहुत अच्छी बात जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि आजकल पेशेंट्स की संख्या ज्यादा इसलिए भी दिख रही है क्योंकि हम ज्यादा लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग पहले से थोड़ा सा अवेयर तो हैं, लेकिन लाइफस्टाइल का हजार्ड, इसका खतरा भी बढ़ गया है।
अब इसका इलाज कैसे होता है, क्या ये लाइलाज है, इलाज किन प्रकार से, किन किन तरहों से आपको मिल सकता है, इस पर डिटेल में अपने पैनल से बातचीत करेंगे डॉक्टर मऊ रॉय जी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से। डॉक्टर रॉय, अभी आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ में शेयर की। क्या ये लाइलाज है? क्योंकि कैंसर होते ही लोग मानते हैं कि अब हमारा बचना मुश्किल है। हम थोड़े मिथ के बारे में बात करें, डर के बारे में बात करें। जी, अगर हम स्तन कैंसर की बात करें जी, तो इसका जो हमको सक्सेस रेट मिलता है, यानी जो क्योर रेट्स, मरीज जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद और अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि महिला कौन से स्टेज में स्तन कैंसर लेकर हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो अगर ये स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर है और उनकी मोलिकुलर प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट्स अच्छी है, तो हमको ऑलमोस्ट 90 to 95% सक्सेस रेट मिलता है कि महिला क्योर हो जाती है उसमें, यानी बिल्कुल निजात पा जाती है अपनी बीमारी से। अगर ये स्टेज 2 है तो वो थोड़ा सा सर्वाइवल रेट ड्रॉप करता है, फिर भी वो ऑलमोस्ट 85 to 90% की रेंज में होता है। स्टेज 3 में पहले ये कहा जाता था कि 50% महिलाएं क्योर हो जाती है और 50% महिलाओं को इसमें बीमारी वापस लौट के आने का रिस्क रहता है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गई है, जैसे कि बहुत अच्छी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा है, बहुत अच्छी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आ गई है, टारगेटेड थेरेपी की दवाइयाँ आ गई है, हार्मोनल ट्रीटमेंट अच्छा आ गया है। तो इससे क्या है कि अभी जो स्टेज 3 में भी हमको जो पहले 50% सर्वाइवल मिलता था, 5 ईयर सर्वाइवल मिलता था और क्योर मिलता था, उसकी कंपैरिजन में अभी ये एलिवेट होके वो 72 to 75% तक पहुंच गया है। और स्टेज 4 में क्योंकि वो बीमारी फैली हुई होती है, ब्रेस्ट से निकल के वो बीमारी दूसरे मेजर ऑर्गन्स में जब फैल जाती है, तब जाके सर्वाइवल रेट ड्रॉप होता है और उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20% महिलाओं को 5 साल का हम सर्वाइवल दे पाते हैं। तो ये बीमारी अगर डायग्नोस कौन से स्टेज में होती है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उनको कैसा सक्सेस मिलता है। बिल्कुल बीमारी के इलाज से महिलाएं नॉर्मल लाइफ बिता पाती है। हमारे पास ऐसे कई कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिनको 15 से 20 साल हो चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर को हुए, एंड दे आर लिविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। आज एक ब्लड प्रेशर भी होता है तो हमको ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलरली लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, शुगर होता है तो शुगर की दवाई या इंसुलिन लाइफ टाइम लेना पड़ता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का अगर इलाज हो जाता है तो महिलाओं को बिना किसी ट्रीटमेंट के, एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो बिना किसी ट्रीटमेंट के वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाती है। चलिए, कितना राहत की बात है। अगर आप सही लोगों से, सही पैनल से मिलें तो आपको बता सकता है कि कितने तरह से आपको इलाज मिल सकता है। जैसे अभी डॉक्टर कश्यप कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों में एक ये डर भी होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास गए और कैंसर डिटेक्ट हुआ तो केवल सर्जरी इसका इलाज है और सर्जरी हो जाने के बाद में भी बार बार लौटेगा। आधा हिस्सा तो आपने बता दिया। क्या केवल सर्जरी से ही हम इसको क्योर करते हैं या अवस्थाओं के मुताबिक इनके ट्रीटमेंट अलग है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी वो जो एमडीटी टीम है उसमें मेनली 3 टाइप के डॉक्टर्स बैठते हैं। एक है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर सर्जन, दूसरा है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर कैंसर में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी देता है, और तीसरा है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये तीनों की जब पेशेंट हमारे पास वॉक इन आता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आता है, तो हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, बायोप्सी करते हैं, ट्यूमर की मोलिकुलर प्रोफाइलिंग करवाते हैं और पेशेंट का सीटी स्कैन द्वारा स्टेजिंग करते हैं कि कैंसर कौन से स्टेज में है। उसके बाद ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, ये 3 डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स हम बैठते हैं और पेशेंट को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद उनका ट्रीटमेंट मोडालिटी डिफाइन होता है। जनरली बहुत अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है और उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग अगर ऐसी है कि उनको बीमारी वापस आने का चांस बहुत कम है, वो उनकी मोलिकुलर टेस्ट से हमको पता चलता है कि बीमारी 5 साल या 10 साल में लौट के आने का चांस अगर 15% से कम है तो वही सबसेट ऑफ पेशेंट है जिसमें हम कीमोथेरेपी अवॉइड करते हैं। अदरवाइज ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आम है, ऑपरेशन करवाना, जो कि आजकल हम ब्रेस्ट बचाते हुए ऑपरेशन करते हैं। दूसरा है कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी देना, और तीसरा है रेडिएशन थेरेपी देना। जी, चलिए, तीनों के एक्सपर्ट डॉक्टर आज हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर कश्यप, जैसा आपने बताया कि इससे जुड़े हुए डर अनंत हैं। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप तीनों मिल बैठकर उसको डिस्कस करते हैं, क्या आपको लगता है पहले के मुकाबले आज की तारीख में लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं, या ये आप उल्टा देखते हैं कि लोग गूगल करके आधी अधूरी जानकारियों से डर ज्यादा रहे हैं? क्या लगता है आपको?
दोनों केस है। पहले क्या था कि मैं पहले ऐसा सोचता था कि जो अफोर्डेबल क्लास है वही वो लोग तो कंप्लीट ट्रीटमेंट लेते होंगे या वैसा करते होंगे, बट अब डिफरेंट स्कीम गवर्नमेंट की प्लस रेलवेज एंड अदर जिससे एमएमआई के ऑलरेडी टाई अप हैं, उन पर मैंने यहाँ पर ऐसा देखा है कि इवन जो अफोर्डेबल है या नॉन अफोर्डेबल दोनों में बहुत मिथ्स है। इवन बहुत काउंसलिंग के बाद अभी भी वो लोग कीमोथेरेपी से डरे रहते हैं। उनको ये लगता है कि ऑप्शंस कम हैं, फिर गूगल या उससे वो सर्च करके उनको लगता है कि अगर ये दवा लेंगे तो इससे ये साइड इफेक्ट हो सकता है। बट ये एक ऐसी थेरेपी है कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के गाइडेंस में मोर देन 90 to 95% पेशेंट्स कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से सहन करते हैं और उनको कोई भी मेजर टॉक्सिसिटी नहीं होती। जो 1 to 2% में जो ये टॉक्सिसिटी होती है वो भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मैनेजेबल होती। तो हम पेशेंट्स को यही पर ये देखा गया है कि सोशल मीडिया से मुझे लगता था कि अवेयरनेस बढ़ेगा, बट इससे बहुत सारे मिथ्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस तरह के जो पैनल डिस्कशन है जिनका बहुत नीड है ताकि पॉपुलेशन और एजुकेट हो सके। जी डॉक्टर शर्मा, रेडिएशन को लेकर के भी लोगों में बहुत सारे डर हैं। एक डर या ये उनके मन में है कि अगर आप ये लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत लंबे समय तक आपको उसके साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। कितना सच है? पूरे शरीर में चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि हम रेडिएशन देते हैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ब्रेस्ट में जिस साइड का ब्रेस्ट इन्वॉल्व है उसी पे रेडिएशन दिया जाता है जी। उसके इफेक्ट बाकी बॉडी में नहीं आते हैं। जैसे कीमो में आते हैं कि कीमो पूरी बॉडी में फैलती है और पूरे बॉडी को कैंसर के कणों से रोकती है, बचाती है। रेडिएशन हम लोकल देते हैं जस्ट लाइक सर्जरी, ताकि वहां पे बीमारी वापस ना आए। उसके साइड इफेक्ट सिर्फ उसी जगह पे ही आएंगे, बाकी बॉडी उसमें इम्पैक्ट नहीं होती है और साइड इफेक्ट भी मिनिमल होते हैं, उतना ज़्यादा होता नहीं। अब जो पेशेंट हमारे रेडिएशन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप उनको देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं जी। वो आते हैं, खुद से आते हैं, खुद ड्राइव करके आते हैं, खुद पैदल आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, जाते हैं। मतलब इसमें और वैसे भी जहाँ लाइफ का रिस्क इन्वॉल्व हो वहाँ पहले आपको अपना जीवन बचाना चाहिए। डॉक्टर रॉय, एक ये भी मिथ है कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो आपको सिर्फ मेट्रोज जाना चाहिए, वहीं का रुख करना चाहिए, जबकि आज की तारीख में हम अपने ही सेंटर के ऊपर, अपने शहर में, अपनी राजधानी में बहुत सारी वो सारी चिकित्सा पद्धतियां दे पा रहे हैं उनको जो शायद बड़े शहरों में मिले। आप उनको क्या सलाह देंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो किसी डॉक्टर की चॉइस के हिसाब से नहीं होता है कि मैं इस पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करूंगा। उसके लिए हमको एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, जिसको हम नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की गाइडलाइंस बोलते हैं। ये नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की जो गाइडलाइंस है वो 25 अलग अलग देशों के एक्सपर्ट मिलके बनाते हैं और हर साल ये गाइडलाइन को अपडेट किया जाता है। रिजल्ट्स को देखते हुए कौन सी ट्रीटमेंट मरीज में ज्यादा असरदार होती है उस हिसाब से गाइडलाइंस थोड़ी चेंज होती है। तो अपडेटेड गाइडलाइंस के हिसाब से ही जनरली जो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स होते हैं और कैंसर के जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो गाइडलाइन के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो जब पेशेंट की ट्रीटमेंट गाइडलाइन के हिसाब से होती है तो पेशेंट चाहे रायपुर में ट्रीटमेंट ले या चाहे पेशेंट मुंबई दिल्ली में ट्रीटमेंट ले या पेशेंट विदेश में ट्रीटमेंट ले, वो ट्रीटमेंट सेम ही होने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी तरह से इस पैनल को आपने अगर सुना समझाओ तो हम ये सीख सकते हैं तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड अपने आप को जितना रेगुलर, पंक्चुअल और स्वस्थ बनाने की दिशा में ओबेसिटी पर कंट्रोल करते हुए आप काम कर सके उतना बेहतर। शुरुआती सिम्टम्स दिखते ही फौरन आप डॉक्टर के पास जाएं। गूगल बहुत अच्छी चीज है, जानकारी होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अधूरी जानकारी आपके भ्रम को, डर को ही बढ़ाएगी। इस भ्रम और डर को केवल दूर ये एक्सपर्ट टीम कर सकती है। आप इनसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, मिलकर अपॉइंटमेंट लेकर खुद जानें कि इससे जुड़े सच क्या हैं। ये कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक कदम था। सारे विश्व में इस चिंता से जुड़ी सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बार सकती है, वो है सही जानकारी और सही वक्त पर डॉक्टर टीम के पास पहुंचना। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ में जुड़कर इतनी सहजता से सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। आज के हेल्थ गुरु में बस इतना ही। फिर किसी हेल्थ से जुड़ी समस्या पर डिस्कशन के लिए दोबारा जुड़ेंगे। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।